यूनिट 1 चैप्टर 1.4 समन्वय प्रकृति एवं महत्व। आज इस विषय पर बातचीत होगी। कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इंपॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन 2 + 2 = 5 को संभव बनाता है। अब कैसे संभव बनाता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग समझते हैं पहले। जहां तक समन्वय शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो है तालमेल। तालमेल किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। एक व्यावसायिक उपक्रम के संदर्भ में समन्वय का अर्थ व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं, क्रय विक्रय, उत्पादन, वित्त, सेवी वर्गीय आदि को संतुलित करना है ताकि व्यवसाय के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टेब्लिश्ड among different activities of an organization so that the organizational objectives can be successfully achieved. यहां पर कुंट्स और ओडोनल ने, मैकफॉरलैंड ने, इन्होंने भी इसे परिभाषित किया है। कोऑर्डिनेशन को कुंट्स और ओडोनल कहते हैं समन्वय प्रबंध का सार तत्व है जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट for the achievement of harmony of individual efforts towards the accomplishment of group goals. समन्वय की प्रकृति की बात होगी। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। तो जो पहला इसका कोऑर्डिनेशन का नेचर है, पहला बिंदु है समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। कोऑर्डिनेशन इंटेग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्रयासों की जरूरत हो। इन शॉर्ट, समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयास से है, ना कि एकाकी प्रयास से, अकेले व्यक्ति के प्रयास से। यदि एक ही व्यक्ति काम करने वाला हो तो समन्वय का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा बिंदु, समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। समन्वय की प्रकृति प्रयास में एकता पैदा करने की है। इसका मतलब समन्वय प्रक्रिया के दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन की विभिन्न एक्टिविटीज में एकता पैदा करने के प्रयास से है। उदाहरण के लिए, क्रय तथा विक्रय विभागों को अपनी क्रियाओं को इस ढंग से समन्वित करना होता है ताकि क्रय आदेशों की पूर्ति की जा सके। तीसरा, समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हमेशा के लिए एक ही बार में पूरा कर लिया जाए, बल्कि इसकी आवश्यकता कदम कदम पर होती है। व्यवसाय में अनेक क्रियाएं की जाती है। इनमें से कोई ना कोई क्रिया आवश्यकता से अधिक या कम होती रहती है जो पूरे संतुलन को बिगाड़ देती है। अतः सभी क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए
उन पर लगातार निगरानी रखी जाती है। चौथा पॉइंट, समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। सर्वव्यापकता का अर्थ है उस सत्य से जो सभी क्षेत्रों, चाहे वो व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, तथा सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होती हो। और समन्वय की ऐसी प्रकृति है जैसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टाइम टेबल का होना, वो समन्वय स्थापित करने का सबसे बढ़िया उदाहरण है। भले ही क्वारंटाइन ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, उसके लिए भी विभाग की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से टाइम टेबल तय किया गया है कि 9 से 1 बजे तक या 10 से 1 बजे तक पहली, दूसरी, तीसरी क्लास का जो समय है और विषय हैं वो चिन्हित किए गए हैं। तो इस तरह से क्रिकेट के खेल के सभी खिलाड़ियों को पूर्व निर्धारित स्थानों पर खड़ा करना कुछ और नहीं, वो भी एक कोऑर्डिनेशन का बेस्ट उदाहरण है कि कौन खिलाड़ी विकेट कीपर होगा, कौन स्लिप पे खड़ा होगा, कौन बाउंड्री पे खड़े होंगे। तो सभी क्रियाओं में यहां पर किसी व्यावसायिक इकाई में जो क्रय विक्रय, उत्पादन, वित्त आदि, उन सभी विभागों की जो क्रियाएं हैं उनमें मिलान स्थापित करना समन्वय है। 5वां बिंदु रहेगा, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। समन्वय की जरूरत उच्च, मध्य और निम्न, ये तीनों स्तरों पर होती है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट, तीनों पे होती है। सभी स्तरों पर की जाने वाली विभिन्न एक्टिविटीज अपने आप में इंपॉर्टेंट होती हैं। अतः सभी मैनेजर्स का उत्तरदायित्व है कि समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि समन्वय का किसी विशेष प्रबंधकीय स्तर पर अथवा किसी विशेष प्रबंधक के लिए अधिक महत्व है। छठा बिंदु, 6th पॉइंट इज, समन्वय जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन। समन्वय कभी भी अपने आप स्थापित नहीं होता, बल्कि यह जानबूझकर किया जाने वाला एक प्रयास होता है। केवल सहयोग से बात नहीं बनती, कोऑपरेशन से बात नहीं बनेगी, सहयोग के साथ समन्वय का होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक लेक्चरर बहुत बढ़िया पढ़ाने की इच्छा रखता हो, यह सहयोग है, लेकिन स्कूल में टाइम टेबल नहीं बनाया गया, यह समन्वय का अभाव है। ऐसी स्थिति में कक्षाएं नहीं लग पाएंगी। यहां समन्वय के अभाव में जो लेक्चरर है उसके द्वारा किए जाने वाला सहयोग अर्थहीन है। दूसरी ओर, सहयोग के अभाव में समन्वय कर्मचारियों को असंतुष्ट करता है। अतः एक ही समय पर दोनों का होना जरूरी है। यानी समन्वय और सहयोग दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो ही वांछित परिणाम मिल पाएंगे। अब बात करते हैं समन्वय प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या इसे प्रबंध के अन्य कार्यों, कौन कौन से प्रबंध के कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पोस्ट कॉर्ब शब्द से लिए गए हैं। पी प्लानिंग, वो ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सी ओ कंट्रोलिंग। तो इस श्रृंखला में प्रबंध का छठा कार्य कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय को माना जाए।
या नहीं। तो कुछ प्रबंध विशेषज्ञों जैसे फेयोल, L.A. एलन व आर्डवेटीड, इनका मानना है कि समन्वय प्रबंध का एक अलग कार्य है, लेकिन जो मॉडर्न प्रबंध विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध के अन्य सभी कार्यों का एक मुख्य हिस्सा है। तो आधुनिक जो प्रबंध विशेषज्ञ हैं, कुंट्स और ओडोनल, इस विचारधारा के वो प्रबल समर्थक हैं और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि समन्वय प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी जब एक प्रबंधक प्रबंध के सभी कार्यों को पूरा करता है तो वह समन्वय की स्थापना में ही व्यस्त रहता है। अब हम एक एक करके इन सब बिंदुओं का समन्वय के साथ को रिलेट करने का प्रयास करेंगे। पहला, प्लानिंग, नियोजन, समन्वय एवं नियोजन, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। एक मैनेजर जब प्लानिंग के काम में व्यस्त होता है तो उस समय उसके सोच विचार का केंद्र बिंदु समन्वय ही होता है। वो असल में समन्वय के ऊपर ही सोच रहा होता है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स की क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग की जाती है, नियोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक सेल्स मैनेजर अपने विभाग के सेल्स टारगेट को बढ़ाने की योजना बना रहा होता है तो वह उत्पादन प्रबंधक, प्रोडक्शन मैनेजर, क्रय प्रबंधक, वित्त प्रबंधक आदि से भी विचार करता है ताकि फ्यूचर में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ऐसा करना यह प्रदर्शित करता है कि नियोजन के दौरान समन्वय स्थापित किया जाता है। दूसरा, नियोजन के बाद, प्लानिंग के बाद स्टाफिंग। अब हम बात करेंगे समन्वय एवं संगठन, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्रबंधन के काम में संगठन कार्य के अंतर्गत संस्था के मुख्य कार्यों को अनेक छोटे छोटे उप कार्यों में बांटने तथा उन्हें पूरा करने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंधों की व्याख्या की जाती है ताकि व्यवसाय की सभी क्रियाएं व्यवस्थित ढंग से पूरी हो जाएं। जब प्रबंधक यह कार्य कर रहा होता है तो उसका प्रयास सभी विभागों में तथा एक ही विभाग के अनेक व्यक्तियों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले अनेक व्यक्ति आपस में काम का बंटवारा इस ढंग से करेंगे कि एक व्यक्ति का काम खत्म होते ही दूसरे का काम शुरू हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के काम में अन्य सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इसलिए सभी व्यक्ति अपने काम को ठीक समय पर पूरा करते हैं और एक दूसरे के काम में अड़चन, हिंडरेंस नहीं बनते। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। नाउ वी स्पीक अबाउट स्टाफिंग, समन्वय एवं नियुक्तिकरण, कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। संगठन कार्य के अंतर्गत संस्था में विभिन्न पोस्ट स्थापित की जाती हैं, जबकि नियुक्ति कार्य द्वारा उनमें जान डाली जाती है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में स्थापित विभिन्न पोस्ट को व्यक्तियों से भरा जाता है। जब एक प्रबंधक नियुक्ति कार्य कर रहा होता है तो उस समय भी उसका ध्यान समन्वय को समर्पित होता है। उसका एक प्रयास रहता है कि सभी पदों को योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों से भरा जाए ताकि संस्था की सभी क्रियाएं बिना रुकावट के पूरी हो जाएं।
स्टाफिंग के बाद बात आती है निर्देशन की, डायरेक्शन की। चौथा बिंदु रहेगा समन्वय एवं निर्देशन, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। प्रबंधक निर्देशन कार्य को पूरा करते समय समन्वय को प्राथमिकता देता है। जब वह एक अधीनस्थ को आदेश व निर्देश देता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि अन्य लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अन्य लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना को टालने का बुरा प्रयास किया जाता है। ऐसी विचारधारा कुछ और नहीं बल्कि समन्वय स्थापना का ही एक प्रयास है। उदाहरण के लिए, एक जैसा काम करने वाले दो व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है ताकि उनमें कोई मनमुटाव ना हो। डायरेक्टिंग के बाद बात आती है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। समन्वय एवं नियंत्रण, ये समन्वय प्रबंध का सार है। इस संदर्भ में फिफ्थ और आखिरी पॉइंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। नियंत्रण के अंतर्गत काम की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन की जाती है ताकि समय पर ही सुधारात्मक कार्यवाही करके करेक्टिव एक्शन जो भी लेना हो, जो विपरीत परिणाम हैं उनसे बचा जा सके। कोऑर्डिनेशन के रेफरेंस में नियंत्रण द्वारा संस्था के उद्देश्यों, उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों और मानवीय प्रयासों में संतुलन स्थापित किया जाता है। अगर कंक्लूड करें, निष्कर्ष निकालें, तो ये जो हमने 5 बिंदु डिस्कस किए, यहां से स्पष्ट होता है कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन प्रबंध के सभी कामों के साथ जुड़ा होता है। अतः हम बिना किसी संकोच के कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है बल्कि यह तो प्रबंध का सार है। अगली चीज जो डिस्कशन का मुद्दा रहेगी, समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, जैसा कि पहले पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। प्रबंध के स्तरों को यदि समन्वय, कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि समन्वय का संबंध किसी एक प्रबंधकीय स्तर से नहीं है बल्कि इसकी आवश्यकता अथवा महत्व सभी प्रबंधकीय स्तरों पर बराबर है। किसी काम को यदि एक ही व्यक्ति कर रहा हो तो समन्वय की समस्या उत्पन्न नहीं होती क्योंकि सारा काम एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जा रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयासों के साथ है। प्रबंध के प्रत्येक स्तर का काम अनेक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया जाता है और इस काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनमें समन्वय की आवश्यकता होती है। अतः कहा जा सकता है कि समन्वय की आवश्यकता सभी प्रबंधकीय स्तरों पर है। इतना ही नहीं बल्कि यदि प्रबंध के तीनों स्तरों को एक नजर में देखा जाए तो यह भी अपने आप में एक समूह बन जाता है और समूह का नाम आते ही दोबारा कोऑर्डिनेशन की जरूरत महसूस होती है। अतः तीनों प्रबंधकीय स्तरों पर व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी समन्वय की आवश्यकता होती है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करेंगे इस टॉपिक के अंत में समन्वय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का महत्व इन 4 निम्न पॉइंट्स से तय किए जाने की कोशिश की जाएगी। पहला है संगठन का आकार, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आज व्यवसाय का जो पैमाना है
साइज है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। व्यवसाय का पैमाना बढ़ने पर उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। सभी व्यक्तियों की रुचि, काम करने का ढंग, आपसी मेलजोल, काम करने का उद्देश्य, सहन शक्ति, टॉलरेंस, ये अलग अलग होते हैं। इतनी डिफरेंसेस के होते हुए भी उन्हें एक समूह में काम करना होता है, जो कि एक इजी जॉब नहीं है। अतः जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाए ताकि सभी व्यक्ति संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में अपना पूरा योगदान दे सकें, कंट्रीब्यूशन दे सकें। दूसरा यहां पर जो पॉइंट रहता है वह है कार्यात्मक विभेदीकरण, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एक संस्था में स्थापित विभिन्न विभागों का हित अलग अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति संस्था के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में रुकावट बन जाती है। इस हानि से बचने का एक ही तरीका है और वह यह कि दोनों में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए। तीसरी बात है स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण। प्रत्येक संगठन में विशिष्टीकरण का लाभ उठाने के लिए एक मुख्य क्रिया को एक अनेक छोटी छोटी उपक्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक उपक्रिया को अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है। जो आदमी जिस काम में निपुण हो, एक्सपर्ट हो, उसको वही काम दिया जाता है। उदाहरण लेते हैं कि एक मशीन है, उसमें कल पुर्जों को जोड़ने में कोई व्यक्ति ए बहुत अच्छा है तो उसे कल पुर्जे जोड़ने का काम दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो है वो उन कल पुर्जों को ठीक तरह से अरेंज करना जानता है कि इसके बाद ये लगेगा, तो वो सप्लाई चेन में उस काम को करेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो जिसकी स्पेशलाइजेशन है, जिस काम में वो दक्ष है, उसको वही काम सौंपा जाएगा। इससे क्या होगा, विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, उनको सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाएगा। और ऐसा हो जाने पर सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य टोटल वर्क के संदर्भ में समय पर पूरा कर पाएंगे। समय की बचत होगी और स्पेशलाइजेशन के जो लाभ हैं वो संस्था को मिलते हैं। चौथा और आखिरी बिंदु, यहां पर विभिन्न प्रक्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। समन्वय के महत्व का आखिरी जो तत्व है, एलिमेंट है, वो एक संस्था की सभी यूनिट्स का एक दूसरे पर आश्रित होना है। विभिन्न यूनिट्स एक दूसरे पर जितनी अधिक आश्रित होंगी समन्वय, कोऑर्डिनेशन की, उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। तो ये चार चीजें हैं जो कि कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस को दर्शा रही हैं। तो हम इस तरह से मैनेजमेंट के इस विषय को जारी रखेंगे। आपको अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे व्यक्तिगत फोन नंबर पर संपर्क करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आप मैनेजमेंट जानने के लिए विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10+2 के विद्यार्थी मेरे चैनल टेक सिंह परमार को देखते रहें, इसे सब्सक्राइब करें और प्रबंधन मैनेजमेंट को पढ़ने का आनंद लेते रहें। कल हम अब एक नए टॉपिक को लेकर आपके साथ बातचीत करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।